प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का विद्यार्थियों बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट की क्लास में मैं आप सभी को वायुमंडल की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अवगत कराऊंगा। इस 10 मिनट की क्लास में जो आपके परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये 10 मिनट की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस 10 मिनट के वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो निश्चित है कि वायुमंडल की संरचना के बारे में आप सभी लोगों को सामान्य जानकारी मिल जाएगी, जो आपकी परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। विद्यार्थियों, तो चलिए बिना समय गवाएं हम सभी लोग चलते हैं वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, धरातल पर समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। और सौरमंडल में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, क्योंकि बाकी जो जितने भी ग्रह हैं वहां वायुमंडल न होने के कारण वहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। तो आइए हम सभी इस वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, वायुमंडल की संरचना को अगर देखा जाए तो वायुमंडल की संरचना सर्वत्र समान नहीं होती है। वायुमंडल की संरचना सर्वत्र समान नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं वो धरातल के करीब होती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर होती हैं। जैसे भारी गैसों में 4 प्रकार की गैसें, विशेष रूप से 4 प्रकार की गैसें होती हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और हल्की प्रकार की गैसों के अंतर्गत हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, ओजोन, ये गैस जो है विशेष रूप से विद्यार्थियों पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अक्षांश, ऊंचाई, अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए तो भारी व सघन गैसें, ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए तो भारी व सघन गैसें व वाष्प व धूल के कण सबसे निचली परत में पाए जाते हैं। भारी गैसें व सघन गैसें व वाष्प व धूल के कण विद्यार्थियों नीचे धरातल के समीप पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम, ध्यान दे सुने विद्यार्थियों, हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें ऊपरी वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलती हैं। ऊपरी वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों की जलवाष्प की मात्रा शून्य होती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों की जलवाष्प की मात्रा अगर देखा जाए तो उसमें जलवाष्प की मात्रा ऊपरी परतों में शून्य होती है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण, ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो परत है, उसका सर्वाधिक संकेंद्रण जमाव 30 से 60 किलोमीटर के मध्य मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अगर देखा जाए तो वायुमंडल की संरचना में वायु विरल होती जाती है और उसका वितरण भी निचली परतों की भांति संगठित नहीं रहता है। निचली परतों की भांति संगठित नहीं रहता है। 600 किलोमीटर के पश्चात, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, 600 किलोमीटर के पश्चात वायु बादलों की भांति छोटे छोटे गुच्छों में बंटने लगती है। 600 किलोमीटर के बाद वायु जो है छोटे छोटे गुच्छों में बंटने लगती है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1600 किलोमीटर अर्थात 1600 किलोमीटर के पश्चात, 1600 किलोमीटर के पश्चात वायु इतनी अधिक हल्की हो जाती है, वायु
इतनी अधिक हल्की हो जाती है कि आयनीकृत हो जाती है, वो कि आयनीकृत हो जाती है कि भूतल पर प्रभाव की दृष्टि से वो नगण्य मानी जाती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, इतनी हल्की हो जाती है कि वह बिल्कुल नगण्य मानी जाती है। विद्यार्थियों, वायुमंडल में अगर जलवाष्प तथा ओजोन के वितरण में, वायुमंडल में जलवाष्प और ओजोन के वितरण में अक्षांश व ऋतु के अनुसार, अक्षांश और ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प तथा ओजोन के वितरण में अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ओजोन उच्च अक्षांशों में अधिक तथा विषुवत रेखा के निकट कम मात्रा में पाई जाती है। वो ग्रीष्म ऋतु में ओजोन उच्च अक्षांशों में अधिक तथा विषुवत रेखा के निकट कम मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निम्न अक्षांशों में जलवाष्प की मात्रा, निम्न अक्षांशों में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। विद्यार्थियों, निम्न अक्षांशों में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उच्च अक्षांशों में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उच्च अक्षांशों में ऋतुक्रम के अनुसार बदलती रहती है। विद्यार्थियों, दीर्घ अवधि में अगर देखा जाए तो दीर्घ अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की मात्रा, दीर्घ अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन की मात्रा में अंतर आते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है और ओजोन की मात्रा निरंतर घट रही है। वायुमंडल की भौतिक संरचना को अगर देखा जाए, वायुमंडल की अगर भौतिक संरचना को देखा जाए तो यहाँ अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की अगर भौतिक संरचना को देखा जाए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं और ये परतें तापमान, वायुदाब युवा अन्य विशेषताओं पर आधारित हैं। ये जो परतें हैं ये तापमान और वायुदाब के साथ साथ अन्य कई विशेषताओं पर ये परतें आधारित होती हैं। वायुमंडल के परतों में विभाजन को वायुमंडल के परतों के विभाजन को वायुमंडल का स्तरीकरण भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, तो ये जो है प्रिय विद्यार्थियों, संक्षेप में वायुमंडल की संरचना के बारे में आप सभी को बताया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल की संरचना सभी जगह समान नहीं है। ये जो है इसमें ऊंचाई, अक्षांश और ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। और जो भारी गैसें होती हैं या सघन गैसें होती हैं, भारी प्रकार की गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, ये निचले स्तर पे पाए जाते हैं, अर्थात धरातल के करीब पाए जाते हैं। और हल्की प्रकार की गैसें ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो ये जो है वायुमंडल की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण है। और वायुमंडल की संरचना में स्तरीकरण, विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जिसको हम एक अलग वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे।
प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि वायुमंडल की संरचना के बारे में ये वीडियो जो आप सभी के लिए बनाया गया है 10 मिनट का, उम्मीद है कि आप सभी के लिए परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ जो वन डे एग्जाम से है या क्विक रिवीजन है, उसके लिए ये वीडियो वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वीडियो बहुत लाभप्रद होगी। अगर एक दो बार इसको देखते हैं तो निश्चित है कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।